दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं मोहन मौर्य जी। मोहन मौर्य जी जो हैं वो युवा उभरते हुए व्यंगकार हैं और बहुत कम उम्र में गाँव में अपने इनके व्यंग छपे हुए हैं और इनको काफी ख्याति प्राप्त हुई है। मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दे रहा हूं, बाकी तो इनसे बात करेंगे आगे। मोहन लाल मौर्य जी हैं, वो इनका जन्म जो है वो 25 नवंबर 1988 को, देखिए कितनी कम उम्र है इनकी। और इनका एक ब्लॉग भी है mlmaurya.blogspot.com। शिक्षा इन्होंने MA B.Ed पत्रकारिता में किया है, पत्रकारिता में स्नातक किया है जिसको BDMC बोलते हैं। और व्यंग लेखन करते हैं और स्वतंत्र लेखन करते हैं। इनको जैसा कि मैंने बताया कि इनकी व्यंग जो है वो लगभग देश के सभी प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। इनको एक सम्मान भी मिला हुआ है, बांसुर गौरव रत्न अवार्ड। साझा संग्रह जो व्यंग के छपे हैं उसमें भी इनके व्यंग हैं, नए नवेले, व्यंग प्रसंग और व्यंगकारों का बचपन। अब मैं मोहनलाल जी से ये जानना चाहूंगा कि आपने तो पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया हुआ था, फिर आपका व्यंग की तरफ रुझान कैसे हो गया? सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही आत्मीय आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझ जैसे टेंशन व्यक्ति को मंच प्रदान किया और इस अवसर का लाभ दिया। सर, मैंने जो BGMC की थी पत्रकारिता में जाने के लिए किया था, लेकिन पत्रकारिता के साथ में मैंने MA B.Ed भी किया है और मैं उधर न जाकर एजुकेशन की तरफ घूम गया, ताकि मेरा सपना है कि मैं सरकारी नौकरी का। आपने व्यंग लिखना ही क्यों शुरू किया? लोग बाग कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, आपने व्यंग ही क्यों लिखना शुरू किया? सर, ये बात 2015 की है। मैं जब फेसबुक पे है आप जैसे सभी वरिष्ठ जनों के व्यंग पढ़ता था तो मुझे अंदर बहुत सुकून मिलता था। तो मैं यही सोचता था कि क्यों ना मैं भी इस तरह की रचनाएं लिखूं, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा था। मैं बार बार व्यंग लिखता और अखबारों में भेजता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन एक दिन मैंने एक ऐसा व्यंग लिखा और आज भी मुझे वो तारीख याद है, 10 फरवरी 2015, दैनिक जनवाणी में मेरा एक व्यंग छपा था, सम्मान समारोह में शिरकत। तो मेरे को बड़ा अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली, मेरे को कुछ लोगों ने फोन भी किया। तो मैंने यही सोचा क्यों नहीं कि मैं व्यंग में ही अपनी प्रतिभा को निहार सकूं। इसलिए मैं व्यंग के क्षेत्र में ही आ पाया। अब तक मतलब अगर मैं पूछूं तो कब तक, कितना व्यंग अब तक आप लिख चुके होंगे वैसे? सर, ऐसा तो खैर कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन मैंने अब तक 300 के तकरीबन व्यंग लिख चुके होंगे, यानी प्रकाशित हो चुके मेरे 300 से बल्कि ज्यादा ही व्यंग रचनाएं मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं 2016 से और अब तक निरंतर लिख रहा हूँ। मैंने देखा कि आप जो है वो राजनीति में भी कहीं आपने शायद ग्राम प्रधान वगैरह का चुनाव भी आपने शायद लड़ने की कोशिश की। इसका ख्याल आपके पास क्यों आया? ये सर अभी चुनाव हो नहीं पाया है और अभी चुनाव होना बाकी है और उसके लिए मैंने उम्मीदवारी जताई है।
पहले क्या था कि हमारी ग्राम पंचायत में एससी रिजर्व सीट थी और रिजर्व सीट पे महिला एससी रिजर्व सीट थी। उसके बाद में सीट यानी परिवर्तित हो गई तो वहाँ एससी ओपन हो गई। तो हम पहले से ही, मेरी जो भाभी जी हैं वो वार्ड पंच थी और उन्होंने हमने सरपंच की उम्मीदवारी जताई थी, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं के बावजूद या कुछ ऐसी राजनीतिक है कि उसमें सीट परिवर्तित हो गई, तो उस वजह से मेरे को उम्मीदवारी जतानी पड़ी। बाकी बहरहाल अभी चुनाव स्थगित है, होना बाकी है, संभवतः अक्टूबर में हो जाएगा। ये कोरोना की वजह से टल गया होगा। हाँ, यस सर। तो मतलब व्यंग लिखने के साथ साथ राजनीति में भी जाने का आपका मतलब प्रोग्राम है? हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा, आप थोड़ा सा गंभीर बातचीत करते हैं कि जैसे व्यंग आजकल खूब लिखे जा रहे हैं और आप देखते भी होंगे कि एक तो अखबारों में जो स्पेस होता है उसके हिसाब से व्यंग लिखे जाते हैं। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि व्यंग पत्रिकाएं जो होती हैं, एक तो व्यंग की पत्रिकाएं उनमें तो छप ही रहा है, उनमें तो व्यंग आ ही रहे हैं, लेकिन साहित्यिक पत्रिकाओं में व्यंग को स्थान कम मिलता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं अभी तक अखबारों में ही ज़्यादा व्यंग लिख पाया हूँ और साहित्यिक पत्रिकाओं में अभी तक मैं ऐसी कोई पत्रिका नहीं है जिसमें मैं छपा हूँ। यानी बहुत कम पत्रिकाओं में छपने का मेरे को सौभाग्य मिला है। तो अखबारी व्यंग की, जी सर। हाँ, नहीं, जैसे अखबारी व्यंग भी तो जैसे अखबार में लिखे जाते थे, जैसे अगर देखें तो आप हरिशंकर परसाई जो है वो अखबारों में भी लिखते थे, काफी लिखते थे, और बड़े बड़े व्यंगकारों ने भी अखबारों में खूब लिखा है। लेकिन व्यंग को एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा अभी तक उसको वो स्थान नहीं मिला है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे युवा व्यंगकार होने के नाते? देखिए सर, वैसे तो व्यंग हर विधा में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन व्यंग को एक स्वतंत्र विधा का जो आप कह रहे हैं वो मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि व्यंग है जो सामाजिक विसंगतियों और वितरूपताओं को बाहर निकाल के आता है। और जैसा मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि व्यंग के जरिए हम अपनी वो बातें कह भी देते हैं सारी जो हमने कहनी चाहिए। आप जब व्यंग लिखते हैं, मतलब आप कोई विषय चुनते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले किन विषयों पर मतलब ध्यान जाता है जिस पर कि आप व्यंग लिखना जल्दी से चाहते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है सर आपने। देखिए सर, मैं ज़्यादातर जो व्यंग लिखता हूँ सत्य घटनाओं पर आधारित लिखता हूँ और जो ग्रामीण परिवेश पे ज़्यादातर व्यंग लिखता हूँ, और मेरे आसपास में जहाँ इस तरह की कोई भी घटनाएं घटती हैं उन पर मैं व्यंग लिखता हूँ। या जो मैं दिखता हूँ, जैसा मेरे को दिखता है, जैसा मैं महसूस कर पाता हूँ, उन चीज़ों पर मैं ज़्यादा व्यंग लिखता हूँ। कल्पित व्यंग मैं बहुत ही कम लिख पाता हूँ। जैसे जो समसामयिक व्यंग है वो भी मैं बहुत कम लिख पाता हूँ, क्योंकि समसामयिक व्यंग की जो एक आयु होती है वो कई बार आपने देखा भी होगा कि कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो मतलब सुबह तो होती हैं और शाम तक विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए मैं ऐसी जो समसामयिक विषय हैं उन पर बहुत ही कम लिख पाता हूँ सर। एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और उनसे मेरी बातचीत हो रही थी इसी मंच पर, तो उन्होंने कहा कि हम जिस समय में आजकल रह रहे हैं वो एक ऐसा फ्रैक्चर्ड समय है
कि बच्चा माँ की गोद से पालने में आता है तब तक घटनाएं बदल जाती हैं और आज की घटना कल बासी हो जाती है। तो बिल्कुल। मोहनलाल जी, एक सवाल और है और हमारे काफी मित्र देख रहे होंगे तो यस सर। उनको भी मतलब ये अच्छा लग रहा होगा हमारी बातचीत का जो चल रहा है यस दायरा। जी सर। ये बताइए कि व्यंग अगर आप जो पढ़ते हैं, मतलब अखबारों के अलावा जो आपने अखबारों में ही, चलिए आपने कहा कि अखबारों में ही ज्यादा पढ़ता हूँ और पत्रिकाओं में व्यंग जो है वो कम आते हैं तो आप वैसे भी नहीं देख पाते हैं। कुल मिलाकर व्यंग की क्या स्थिति है? जैसे मतलब ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हर लेखक का एक विचार होता है, एक उसकी प्रतिबद्धता होती है। वो समाज के उन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देता है जो दमित हैं, जो पीड़ित हैं, जो मतलब जो विसंगतियां समाज की हैं या जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो जिसमें शासन की, प्रशासन की और लोग मतलब जो अखबार वालों की, न्यूज चैनलों की ये जो उदासीनता होती है। तो व्यंग जो आज लिखे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वे व्यंग जो हैं वे मतलब इन सारे दायरे को समेट पा रहे हैं या कुछ व्यंग सिर्फ व्यंग लिखने के लिए लिखे जा रहे हैं? देखिए सर, वर्तमान परिदृश्य में ये मेरा मानना है कि व्यंग कम बल्कि टिप्पणियां ज्यादा लिखी जा रही हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि अखबारों की समय सीमा, कि आप भी देख पा रहे होंगे कि कई अखबार तो 300 या 350 में या 400 या फिर 500 शब्दों में व्यंग लिख रहे हैं, जबकि 500 या 400 शब्दों में तो व्यंग पूरा उभर ही नहीं पाता है। व्यंग को जो विस्तार था, जैसे हमने हरिशंकर प्रसाद जी को पढ़ा है, उनके जो व्यंग में विस्तार था वो एक विस्तार है, वो नहीं मिल पाना भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वर्तमान परिदृश्य में व्यंग कम और टिप्पणियां ज्यादा लिखी जा रही हैं। मतलब कि अखबार में चूंकि जगह है, व्यंग वो छाप रहे हैं तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो व्यंग वहां पर भेज देते हैं क्योंकि उन्हें तो जगह भरनी है तो वो छप जाते हैं। एक तो अखबार में छोटे व्यंग के छपने की वजह से, और दूसरा जो है जो तात्कालिक घटनाएं होती हैं, जैसे कि आपने भी कहा और मैंने भी आपको बोला कि घटनाएं, आज की घटना कल बासी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा मैं भी व्यंग लिखता रहता हूँ, लेकिन मैं कभी छोटे व्यंग नहीं लिखता क्योंकि छोटे व्यंग लिखने का मतलब मैं समझता नहीं हूँ। क्योंकि मान लीजिए कल संग्रह की हम तैयारी करें तो उसमें बहुत सारे व्यंग हमारे छंट जाएंगे क्योंकि वो किसी तात्कालिक घटना पे है ना। मंत्री जी ने कुछ कहा और प्रशासन ने कुछ कहा और किसी लेखक ने कुछ कह दिया, तो अगर हमने आज लिखा तो आज से 6 महीने बाद या उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। लेकिन जो मूल प्रवृत्तियां समाज की होती हैं, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां मतलब कि ये है कि ऊंच नीच का व्यवहार है, छुआछूत की बात है, छुआछूत तो नहीं कहेंगे लेकिन ऊंच नीच का तो है। और अभी भी दबंगों का दबंगई खूब चलती है, दबंगों की। और आप देखते ही होंगे कि मतलब सामूहिक बलात्कार से लेकर के और हत्याएं तक और लिंचिंग तक और बहुत सारी चीजें जो हैं वो होती हैं, और ये चीजें जो हैं एक स्थायी प्रवृत्ति की तरह होती हैं। तो इन पर अगर व्यंग लिखा जाए तो एक सवाल जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो भले ही वो छोटा लिखा जाए तो क्या अखबार वाले उसको स्वीकृत करते हैं कि उसको नहीं करते हैं? सर देखो, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। मैंने ही एक व्यंग लिखा था, दरिंदे बौरों की दरिंदगी, और मैंने तकरीबन कई अखबारों में भेजा उसको, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हो पाया।
तो मैं ये मानना हुआ कि हो सकता है कि मेरा व्यंग उनको पसंद नहीं आया हो, या मेरी कई बार हो भी जाता है, आप भी इस चीज़ से भली भांति जानते होंगे। लेकिन ऐसी जो सामाजिक जो दकियानुसी हैं, जो ऐसे जो प्रहार हो रहे हैं समाज पे, उन पर व्यंग लिखना चाहिए। और मैं तो सर इन ऐसी ही प्रवृत्तियों पे व्यंग लिखता हूँ। ऐसी जो घटनाएं घटती हैं उन पर भी व्यंग लिखता हूँ। नहीं, वो तो मैंने देखा है, आपके व्यंगों में एक धार होती है, और कई बार आपने देखा होगा कि मैं उस पर अगर मैं पढ़ता हूँ आपके व्यंग तो उस पर मैं टिप्पणी भी जरूर कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि तमाम व्यंगकारों की भीड़ में आपने ध्यान खींचा है मेरा, और इसीलिए मैंने आज आपको अपने स्टूडियो में और बातचीत के मंच पर आमंत्रित किया है। जी जी सर। ये जो साहित्य में हरिशंकर परसाई की जो परंपरा है, जी सर, अगर आज उस पर बात हम करते हैं तो ये बताइए कि हरिशंकर परसाई की परंपरा के अगर मान लीजिए कि कितने व्यंगकार ऐसे हैं जो हरिशंकर परसाई, शरद जोशी इनकी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं? देखिए सर, इनकी जो परंपरा का जो निर्वहन कर रहे हैं, इसके बारे में तो मैं अनभिज्ञ हूँ और इतना मुझे पता भी नहीं है। लेकिन मैंने हरिशंकर परसाई जी को मेरे छात्र जीवन में पढ़ा है, और अभी भी मैं इंटरनेट पे अगर मेरे को मिल जाती है तो मैं खूब पढ़ता हूँ। जितने भी वरिष्ठ हैं उनको भी पढ़ता हूँ, और वर्तमान जो मैं जितने भी अखबारों में डेली जो भी रचनाएं प्रकाशित होती हैं, चाहे अच्छी हो या अच्छी नहीं हो, उनको भी मैं पढ़ता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि हरिशंकर परसाई जी ने और श्रीलाल शुक्ल जी ने, शरद जोशी जी ने, इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो बहुत उच्च कोटि की रचनाएं हैं। और आज के परिदृश्य में देखा जाए तो ऐसी रचनाएं तो मेरी दृष्टि में तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय श्री ज्ञान चतुर्वेदी सर की रचनाओं में देखने को मिल पाता है। नहीं, ज्ञान जी अच्छा लिखते हैं, और ज्ञान जी के व्यंग मारक भी होते हैं। बिल्कुल सर। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो वरिष्ठ हैं और वो ठीक ठाक व्यंग लिख रहे हैं। जी 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 सर, बिल्कुल लिख रहे हैं। नए व्यंगकारों में आपका ध्यान किसने आकर्षित किया है? सर, नए व्यंग्यारों में अगर देखा जाए तो वर्तमान में इंदौर से सौरभ जैन जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। उत्तराखंड से ललित शौर्य बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और भी कई साथी हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अभी हमारे जो बहुत ही उभरते हुए मेरी तरह व्यंगकार है मुकेश राठौर जी, वो बहुत अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं। और भी अन्य साथी हैं जिनका नाम मेरे इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा है, जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। नहीं, मैं समझ अमित सकता हूं। शर्मा जी हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अनीता यादव जी बहुत अच्छा लिख रही हैं। शशि पांडे जी हैं, शशि पांडे जी तो खैर अभी बहुत दिन हो गए उनको लिख रहे हैं। वीना दीदी जी हैं, वो बहुत अच्छा लिख रही हैं। और भी अन्य ऐसे तमाम नाम हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। एक व्यंगकार होने के नाते आप संकोच भी थोड़ा सा कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। जी सर। एक सवाल आखिरी और है। जी सर। कि व्यंग लिखने के साथ साथ व्यंग की किताब लाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं आप? हाँ सर, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरी किताब है जो अभी राजस्थान साहित्य अकादमी में भेजी हुई है, और वो पिछले साल जुलाई में भेजी थी मैंने, और वो प्रक्रियाधीन है। अभी तक वहां से कोई मेरे को भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। जैसे ही वहां से आ जाएगा तो संभवतः मेरे को लग रहा है, अगर वहां से नहीं आया तो मैं अन्य किसी जगह से अपनी वो किताब प्रकाशित कराना चाह रहा हूँ। लेकिन आजकल आप देख रहे हो कि प्रकाशनों की जो एक भीड़ है
उसमें न जाकर मैं एक ऐसे प्रकाशन से ही अपनी जो पांडुलिपि है वो प्रकाशित करना चाहता हूँ, जिस चाहे उसमें समय भले ही और लग जाए, लेकिन एक पाठक को लगे कि हाँ वाकई में ये व्यंग की किताब है। चलिए ठीक है, आपसे बातचीत तो अच्छी हुई। अब आप जरा अपने दो व्यंग, आप तो छोटे छोटे व्यंग लिखते हैं, आप 3 व्यंग आप सुना दीजिए। हाँ सर जी बिल्कुल। तो सर मेरा जो आज के इस आपके मंच पर पहला जो व्यंग है वो है 4 लोग क्या कहेंगे। व्यक्ति 4 लोगों से डरता है, इन 4 का डर न हो तो मनुष्य क्या से क्या कर डाले। कभी ना कभी इन 4 से आपका भी पाला पड़ा ही होगा, क्योंकि ये 4 लोग आप हम में से ही होते हैं। जरूरी नहीं पुरुष ही हो, महिलाएं भी हो सकती हैं, बल्कि महिलाएं ज्यादा ही होती हैं। ये चारों नारकीय गुणों से युक्त होते हैं। राई का पाड़ और बात का बतंगड़ बनाना इनका ऑल टाइम फेवरेट काम होता है। ये किसी के फटे में टांग ही नहीं अड़ाते, बल्कि कई बार तो अच्छे भले को पहले खुद फाड़ते हैं, फिर उसमें टांग अड़ाकर उसे चीर ही डालते हैं। ये पुराने से पुराने और नए से नए में भी अपनी टांग फंसाने का हुनर रखते हैं। ये चरित्र से लेकर इज्जत और अफवाह से लेकर कानाफूसी तक को उछालने, उड़ाने और हवा देने में गजब के माहिर होते हैं। यदि आप ये सोच रहे होंगे कि ये 4 कहां पाए जाते हैं, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप नजर उठाकर देखिए, ये चारों आपको आसपास ही मिल जाएंगे। यदि 4 न दिखकर 3 ही दिखें तो भी चिंतित मत होइए, क्योंकि कभी कभी तो आप स्वयं भी इन्हीं चारों में से एक होते हैं। दरअसल ये 4 लोग अपनी सातिर निगाहों से चलते चलते कब अपने मतलब की बात ताड़ जाएं, खुद उन्हें भी पता नहीं चलता। शास्त्रों में ताड़न के अधिकारी इन्हें ही कहा गया है, क्योंकि ताड़ जाने का इनका खासा अधिकार होता है। कौन कब घर आ रहा है, कब जा रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, किसके नल में ज्यादा पानी आता है, किसके में कम, रामू के घर में क्या चल रहा है, श्यामू की बीवी बेलन से उसकी रोज मरम्मत क्यों करती है, मदन की बीवी अपनी पड़ोसनों कमला विमला से क्या कानाफूसी करती है, जेठाराम का लड़का किसकी लड़की से नैन मटक्का कर रहा है। इन सब बातों की भनक लगते ही ये 4 इन रहस्यों को किसी सैटेलाइट की तरह अफवाह की कक्षा में प्रक्षेपित कर देते हैं। बाकी का काम मोहल्ले का शोरमंडल कर देता है। इनकी पहली शर्त होती है, देख तुझे बता रहा हूं, किसी से कहना मत। यदि आप कह भी दें कि मैं तो बताऊंगा, तब भी इनके पेट में कुछ टिकेगा नहीं। ये आपको सब बताकर ही चैन लेंगे। वस्तुत इन 4 की पाचन शक्ति बहुत कमजोर होती है। इन्हें कोई बात बताकर भले कसम का चूर्ण खिला दो, बात पचेगी नहीं, मरोड़ उठेगी और ये तुरंत किसी के कान में उल्टी कर देंगे। लोग सलाह देते हैं कि समाज में इज्जत और शांति से रहना तो इन 4 लोगों से बचो, लेकिन सलाह देने वाला भी तो इन 4 में से ही एक होता है। अब उससे कैसे बचें? ये था मेरा आज का पहला व्यंग। और मेरा जो दूसरा व्यंग है जी सर, इसका शीर्षक है मुझे भी झूठ बोलना सिखा दो। मैं कई दिनों से उस झूठ की तलाश में हूं जिसे बोलकर लोग अपना कार्य आसानी से करवा लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं, कारोबार खड़ा कर लेते हैं, प्रेम प्रसंग चला लेते हैं, शादी रचा लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, रिश्वत ले लेते हैं, पुरस्कार पा लेते हैं, अखबार में छप जाते हैं, टीवी पर दिख जाते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। काश ऐसा ही झूठ मुझे भी बोलना आता तो मैं दर दर की ठोकरें नहीं खा रहा होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोक कर रहा हो। मैं जब भी झूठ बोलता हूं पकड़ा जाता हूं। एक दफा तो पकड़ा ही नहीं गया, अच्छे से धुनाई भी हुई, वह भी बिना वॉशिंग पाउडर के। जिस झूठ की मुझे तलाश है उसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले। उन तमाम लोगों से मिला जो झूठ बोलने में पीएचडी हैं,
झूठ बोलने के गुर सिखाते हैं, झूठ की बुनियाद पर अपना कारोबार चलाते हैं। इन सभी ने एक ही बात बताई, झूठ बोलने में है बड़ी कठिनाई। हमने तो झूठ बोलकर कईयों को फंसाया, तेरी तू जान भाई, ऐसा झूठ बोलने वालों ने मुझे बताया। जिसने भी झूठ बोलने का नायाब तरीका बताया, मैंने वही अपनाया, पर अपने आप को नाकामयाबी पाया। इसका कारण मेरी समझ में आज तक नहीं आया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। किसी ने मुझे यह भी बताया है कि झूठ बोलने के लिए कसम भी खानी पड़ती है। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार की कसम तो मैं ऐसे खा जाऊंगा जैसे लोग गाजर मूली खाते हैं। झूठी कसम खाने से पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा। लोग तो बड़ी अदालत में गीता पर हाथ रखकर न जाने कैसी कैसी और किस किस की कसम खा जाते हैं। उन पर न तो पहाड़ टूटता है और न ही वे पहाड़ तले दबते हैं। झूठ बोलने वाले तो स्वर्गवासी माँ बाप की कसम तक खा जाते हैं। मुझे आपकी कसम, मेरी कसम खाने में भला मेरा क्या जाता है। बस मुझे तो वह झूठ बोलना आना चाहिए जिसे बोलकर लोग बड़ी बड़ी मछली यूं ही फंसा लेते हैं। झूठ बोलकर कैसे फंसाते हैं, इसकी खुफिया जानकारी एक मासी ने दी। उसने बताया कि झूठ बोलने में न हींग लगती है, न फिटकरी, रंग चोखा आता है, न तेरे बाप का न मेरे बाप का कुछ जाता है। जो भी आता है उसी से आता है जिसके सम्मुख हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने से अगर कुछ भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कम से कम झूठ बोलने का अभ्यास ही हो जाता है जो आगे काम आता है। अपने आप कोई नहीं फंसता है, उसे फंसाया जाता है। कैसे फंसाया जाता है, ये तरीका भी उसी ने बताया। जिस तरह से बकरे को हलाल करने से पूर्व उसे कुछ खिलाते पिलाते हैं, उसके बाद हलाल करते हैं, उसी तरह से झूठ से किसी को फंसाना है तो पहले उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो, फिर मौका देकर बातों ही बातों में वह झूठ बोल दो जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो। बातों ही बातों में इसलिए क्योंकि उसे शक नहीं हो कि बंदा झूठ बोलकर अपने को फंसा रहा है। शक हो गया तो पकड़ा जाएगा और पकड़ा गया तो मार पड़ना स्वाभाविक है। इस कला में निपुण हो गया तो समझ ले, फिर कहीं भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं। उसी ने बताया कि आज कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये परखना जरा मुश्किल है। झूठ सच लगता है और सच झूठ। तू तो आंख मूंद कर झूठ बोल। किसी के सामने बोल सकता है तो किसी के सामने नहीं बोल सकता है तो मोबाइल पर झूठ बोल। मोबाइल पर तो ज्ञानी से ज्ञानी भी मूर्ख बन जाता है। मसलन 10-20 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी मोबाइल पर यही कहता है, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, नजदीक ही हूँ, बस आ गया। इतनी स्पीड तो हवाई जहाज की नहीं होती जितनी इन 2-5 मिनट वालों की होती है। मैंने सलाह तो मान ली, लेकिन मुझसे मोबाइल पर भी झूठ नहीं बोला जा रहा है। सोचता हूं झूठ हम बोलते हैं, बदनाम मोबाइल होता है, वह मोबाइल जो हमारे सुख दुख का साथी है। ऐसे साथी को हम झूठ बोलने में क्यों शामिल करें, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है। तो ये थी मेरी दूसरी रचना सर। हाँ, एक और सुना दीजिए। जी सर, जी सर। मैं थोड़ा सा अभी मैं आपको एक रचना और सुना देता हूँ सर। जी सर सुनिएगा। रचना का शीर्षक है घर बैठे समस्या का समाधान। हर व्यक्ति रोज अनेक समस्याओं से लड़ता है। इस दौरान कभी हारता है तो कभी जीतता है। समस्याओं की हार जीत में छुटकारा पाने के लिए वह घर बैठे समाधान चाहता है, भले ही खर्चा पानी 4 गुना लग जाए, लेकिन समस्या का समाधान घर बैठे बिठा ही होना चाहिए। आजकल घर बैठे समाधान करने वालों भी हर जगह दुकान खोले बैठे हैं। इन्होंने भी अपना जाल ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक फैला रखा है। ग्राहक को पटाने के तमाम नायाब तरीकों से इनकी दुकान ही नहीं बल्कि गोदाम भी हमेशा खचाखच भरा रहता है। कैसे भी करके एक बार ग्राहक दुकान पर आ जाए, उसके बाद में समाधान की इतनी वैरायटी लाकर रख देंगे, बिना खरीदे जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये समाधान के साथ गारंटी का दावा भी करते हैं। ये अपना एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से करते हैं, गृह क्लेश, आपसी मनमुटाव, पति पत्नी में अनबन, गुप्त रोग,
आदि इत्यादि समस्याओं का गारंटी के साथ घर बैठे समाधान। फलाने गुरुजी द्वारा तैयार किया कवच मंगवाइए, उसे पहनिए और समस्याओं से छुटकारा पाइए। समस्या का समाधान नहीं हो तो पूरे पैसे वापस। तो देर किस बात की, मोबाइल उठाइए और नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर लगाइए और घर बैठे हमारा प्रोडक्ट मंगवाइए। जब टीवी स्क्रीन पर इस तरह का विज्ञापन बार बार आता है तो लोग उसे ललचाही निगाहों से देखते हैं और देखते देखते ही ऑर्डर कर देते हैं। चाचा ग्यारसी लाल कई दिनों से किसी समस्या से जूझ रहे थे। चाचा ने लगा दिया फोन। एक सप्ताह उपरांत आया पार्सल। चाचा ने पार्सल खोला। पार्सल में घास फूस और एक चिट्ठी थी। जिस तरह बस पे लिखा हुआ होता है कि सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, उसी तरह चिट्ठी में लिखा हुआ था कि अपनी समस्या का समाधान स्वयं करे। ये पढ़कर चाचा अपना सिर पीटने लगे। मैंने कहा, चाचा श्री, सिर पीटने से अब कुछ नहीं होगा। ऐसे समाधान होने लगे तो पता है ना आपको देश में कितनी समस्याएं हैं, गिनाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। अगर ऐसे समाधान होते तो हमें दुश्मन से लड़ने की जरूरत ही नहीं होती। समस्याओं का ऐसे समाधान होने लगता तो मुल्क में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी ऐसे खुलेआम नहीं घूमती, खूंटे से बंधी हुई रहती। हमारे यहाँ तो टोल फ्री हेल्पलाइन पर भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। 100 बार फोन लगाओ तो बड़ी मुश्किल से एक बार लगता है। जब तक पूरी जन्म कुंडली नहीं जान लेंगे उससे पहले शिकायत दर्ज नहीं करती। शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ये कहकर पूरी बात सुनने से पहले ही फोन काट देते हैं। चाचा बोले, बेटे मेरे 3000 रुपए का क्या होगा? मैंने चाचा को सांत्वना देते हुए कहा, जिस तरह शमशान में गई हुई लकड़ी वापस नहीं आती, उसी तरह से उनके पास गए हुए पैसे वापस नहीं आते, भूल जाओ। चाचा बोले, कैसे भूल जाएं? खून पसीने की कमाई थी, कुछ करो। इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। मैंने कहा, चाचा श्री, कमाई चाहे खून पसीने की हो या बेईमानी की, आपकी इस समस्या का एकमात्र समाधान भूलना ही है। बाकी आप चाहे जो कर लो, उनका बाल भी बाका नहीं होगा, बल्कि आपकी जेब से 1000-2000 और लग जाएंगे। मेरा पड़ोसी भी एक बार झांसे में आ गया था। उसके घर पर चूहों ने हमला बोल दिया था। एक व्यक्ति चूहे मारने की दवा बेच रहा था। उसने उससे 10 पैकेट खरीदे। घर आकर खोले तो हर पैकेट में एक ही बात लिखी हुई थी, चूहे पकड़िए और मारिए। आप भी ऐसे समाधानों से दूर रहेंगे तो ही बेहतर है, अन्यथा चाचा ग्यारसी लाल की तरह ठगे जाओगे। ये सर मेरी तीसरी रचना। तो बढ़िया है, आप के व्यंग तो बड़े शानदार होते हैं, मुझे हमेशा पसंद आते रहते हैं। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर जो लोग बैठे भी आपसे उपस्थित होंगे उनको भी काफी अच्छा लगा होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। थैंक यू।